आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है सर? लाइए मोबाइल। किस तरह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Light is a form of energy ये एनर्जी का रूप है, मैटर नहीं है। Which produces in us the sensation of vision, जो हमें विजन का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब हम लोग देख पाते हैं, दृष्टिगोचर होता है कोई चीज। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी, किसी से निकला हुआ एनर्जी, किसी से रेडिएट हो रहा है, जैसे सूरज से रेडिएट हो रहा है, बल्ब से रेडिएट हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, क्या है एनर्जी बोलिए, विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें दृष्टि का सेंसेशन उत्पन्न करता है। अब है नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है? लाइट का नेचर डुअल नेचर है। डुअल नेचर मतलब डबल नेचर, मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कोई कोई फेनोमेनन ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि लाइट जो है सो वेव का बना हुआ है, और कोई कोई फेनोमेनन ऐसे हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे पता चलता है कि नहीं, ये पार्टिकल का बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि लाइट का डबल नेचर, डुअल नेचर, which shows the characteristics of both the wave and particle। यह वेव का भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है इसमें और पार्टिकल का भी दिखता है। कुछ कुछ फेनोमेनन ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि पार्टिकल का बना हुआ,
जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शैडो का फॉर्मेशन, इससे पता चलता है कि ये जो है सो पार्टिकल का बना हुआ है और वेव का नहीं। अब कोई कोई ऐसा है जिससे पता चलता है फेनोमेनन की एक पार्ट, ये वेव नेचर का है, वेव का बना हुआ है। लाइट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा अब लाइट वेव का बना हुआ है और वेव को ट्रेवल करने के लिए, जैसे साउंड वेव आप पढ़े थे, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव था, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव के रूप में है। अगर ये वेव के रूप में है तो ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, जो कि आपको 9th क्लास में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ाया हुआ था। लाइट जा रही है उधर और जिधर जा रही है उसके, जिधर डायरेक्शन है लाइट का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन वेव का। तो चलिए वो तो हो गया वेव। अब वेव का लाइट बना हुआ है, लेकिन लाइट उस वेव का नहीं बना हुआ है जिसको कि मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़े ट्रेवल करने के लिए। हम लोग पढ़े थे कि वेव जो है वो बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करेगा, उसके लिए मीडियम जरूरी है, क्योंकि डिस्टर्बेंस किसमें होगा, मीडियम में ही तो होगा। मीडियम में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है तब वेव एनर्जी पास करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। डेंसिटी, जैसे साउंड एनर्जी पास किया था, डेंसिटी हाई, डेंसिटी लो, डेंसिटी हाई, डेंसिटी लो मीडियम के पार्टिकल में हुआ था। अब मीडियम ही नहीं रहेगा तो पास के, लेकिन कुछ ऐसे वेव हैं जो बिना मीडियम के भी क्रॉस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट के बारे में कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है, जिसको मटेरियल ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मटेरियल मीडियम के भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, which do not require material medium to travel, जिसको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच में जानते हैं कि स्पेस में जो है तो कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो कैसे ट्रेवल करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पार्टिकल थ्योरी के अनुसार अगर चलते हैं कि पार्टिकल का बना हुआ है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का बना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है वेरी हाई स्पीड से। लाइट पार्टिकल का बना हुआ है जो वेरी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और उसका पार्टिकल का नाम दिया गया फोटोन, PHOTON, फोटोन, कि भाई लाइट फोटोन पार्टिकल का बना हुआ है। The elementary particle that defines light is the photon। तो बस कुछ कुछ फेनोमेनन ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि वेव नेचर का, जैसे उसमें कुछ कुछ फेनोमेनन है जिससे पता चलता है कि वेव नेचर का है। Light consists of electromagnetic wave। और कुछ फेनोमेनन ऐसे हैं जिससे पता चलता है वो पार्टिकल का है, जैसे शैडो का बनना, यहां से आता है लाइट, यहाँ पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है वेरी हाई स्पीड से, सीधे क्रॉस करता है, इतना तो लाइट नहीं पहुंच पाता है, यहाँ छाया बन जाता है इसका, यहाँ सूरज है। शैडो का बनना या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कोई सतह है, पार्टिकल गया यहाँ से टकरा के लौट गया, ऐसे बोल जाता है तो यहाँ से मारोगे तो शायद दीवार से टकरा के ऐसे भागता है, उसी तरह से ये शो करता है कि पार्टिकल में चलता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पता चलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शैडो का फॉर्मेशन, इस सब से पता चलता है कि पार्टिकल का बना हुआ है। लेकिन कुछ कुछ फेनोमेनन ऐसे हैं जो इंटर क्लास में पढ़ाई होने वाला है, और दो तीन को फेनोमेनन का नाम किताब में लिखा हुआ होगा, जिससे पता चलता है, जो दिमाग में हमारे नहीं आ रहा है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में एक चैप्टर है इंटर क्लास में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो वो सब फेनोमेनन से पता चलता है कि वेव नेचर का है। तो चलो, लाइट का नेचर है, डबल नेचर रखता है,
अब कहिए कि लाइट कौची का बना हुआ है, तो लाइट कौची का बना हुआ है, तो डबल सिद्धांत है, डबल प्रिंसिपल है, डबल नेचर है पार्टिकल का और वेव का। कुछ कुछ फेनोमेना से पता चलता है कि वेव का बना हुआ है, वेव के समान गमन करता है, वेव की तरह। और उसको दिया गया कि भाई बीच में तो स्पेस है, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको पास करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टी कैसा है, क्या क्या प्रॉपर्टी है लाइट का। तो पहला प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और इन वैक्यूम। वैक्यूम में ताकि लाइट तो वैक्यूम से भी पास करती है, नहीं पास करता तो सूरज से लाइट कैसे पहुंचता पृथ्वी पर, बीच में वैक्यूम है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और इन वैक्यूम। दूसरा, लाइट डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। इट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम टू, वो वैक्यूम से भी पास कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है। तीसरा, लाइट ट्रेवल्स एट ए ट्रेमेंडस स्पीड। लाइट ट्रेमेंडस स्पीड से क्रॉस करते हैं, लगभग 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड लाइट का स्पीड है अप्रॉक्स, लगभग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, चाहे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या बात है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो कितना हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो 3 6 जीरो 2 8 जीरो, 3 गुना 3 और 8 मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यही स्पीड इलेक्ट्रिसिटी का भी है, सेम स्पीड इलेक्ट्रिसिटी का भी है। तो लाइट से ज्यादा स्पीड किसी का नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा स्पीड किसी का नहीं है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड समान है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये अप्रॉक्स है, लगभग में है। और अगर ओरिजिनल स्पीड चाहिए तो 2 9 9 7 9 2 4 5 8 मीटर पर सेकंड, ये आपको ओरिजिनल है। लगभग 3 लाख तो लगभग 299 इसे करके मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में 3 लाख था, ये आपको इतना मीटर पर सेकंड। 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर पर सेकंड, ये एक्चुअल लाइट ट्रेवल करते हैं उसका स्पीड है, ट्रेमेंडस स्पीड। लेकिन लगभग में आपको 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड लाइट का स्पीड है। चौथा प्रॉपर्टी है कि लाइट इनेबल्स अस टू सी दिस ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमको किसी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है, फ्रॉम व्हिच इट कम्स, जिससे लाइट आता है उसको हम देख पाते हैं, या फ्रॉम व्हिच इट इज रिफ्लेक्टेड, या जिससे रिफ्लेक्ट होकर आता है उसको देख पाते हैं। जिससे लाइट आता है उसी से लाइट आ रहा है आंख में तो दिखाई पड़ेगा, या उससे पड़ा किसी सरफेस पर, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आ गया तो दिखाई पड़ेगा सरफेस, क्योंकि सरफेस से लाइट आ रहा है। सरफेस का ओन लाइट अपना लाइट नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्ट किसी के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है सरफेस, इसलिए वो दिखाई पड़ता है। और पांचवा है कि वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट है, जो जिसको हम देख पाते हैं, उसका वेव लेंथ बहुत छोटा होता है, लगभग 4 गुना 10 के पावर -7 मीटर से लेके 8 गुना 10 के पावर -7 मीटर के बीच होता है। वेव लेंथ बहुत स्मॉल होता है। वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल, about 4 गुना 10 के पावर -7 मीटर to 8 गुना 10 के पावर -7 मीटर। उसके बाद है लाइट ट्रेवल करने ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव के रूप में ट्रेवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में नहीं। ये प्रॉपर्टी सब था लाइट का, लाइट का प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और इन वैक्यूम। दूसरा प्रॉपर्टी, लाइट डज नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। तीसरा, लाइट ट्रेवल्स एट ए ट्रेमेंडस स्पीड, अबाउट 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चौथा, लाइट enables us to see objects from which it
कम्स और फ्रॉम व्हिच इट इज रिफ्लेक्टेड। लाइट हमको देखने योग्य बनाता है, किसी वस्तु से लाइट आ रहा है, उसका अपना लाइट, तो उसको देख लेते हैं, या कोई रिफ्लेक्टेड लाइट किसी सतह से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस सतह को देख पाते हैं। उसके बाद है कि वेवलेंथ विजिबल लाइट का बड़ा छोटा है, बड़ी स्मॉल है, लगभग 4 गुना 10 के पावर माइनस 7 मीटर से लेके 10 गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर माइनस 7 मीटर के बीच वेवलेंथ है लाइट का, विजिबल लाइट। और अंतिम है लाइट ट्रेवल्स एट ए ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव के रूप में ट्रेवल करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम कितने प्रकार के होते हैं? तो मीडियम जो है तो 3 प्रकार का होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम और ट्रांसलूसेंट मीडियम, जिसको आप लोग जानते हैं। ये मीडियम इन व्हिच लाइट कैन ट्रेवल फ्रीली ओवर ए लार्ज डिस्टेंसेस इज कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। A medium in which light can travel freely over large distances is called a transparent medium. ऐसा मीडियम जिसमें लाइट फ्रीली पास करे और लंबी दूरी तक जाए तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास, क्लियर प्लास्टिक etc। वाटर, ग्लिसरीन से भी लाइट पास करेगा, आराम से फ्रीली पास करेगा, कोई उसको रुकावट नहीं आएगी, लार्ज डिस्टेंस तय करेगा ग्लिसरीन में, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये मीडियम इन व्हिच लाइट कैन नॉट ट्रेवल, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल न करे, ओपेक मीडियम कहलाता है, जैसे वुड, मेटल etc। वुड और मेटल से लाइट पास नहीं करेगा, वो ओपेक मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। अ मीडियम इन व्हिच लाइट कैन ट्रेवल सम डिस्टेंस, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट कुछ दूरी तय करे, लंबी दूरी तय ना करे, कुछ दूरी तय करे, बट इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज, उसका इंटेंसिटी घटता चला जाए तेजी से, रैपिडली, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे आयर, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिससे लाइट ट्रेवल करे, कुछ दूरी जाए और उसके बाद उसका इंटेंसिटी तेजी से घटने लगे लाइट का, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, जैसे आयर। तो इस प्रकार का 3 वो मीडियम हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग ऑफ लाइट, ये सरफेस है, ओपेक सरफेस है, लाइट गया, बाउंस हो गया, ऐसे बॉल बाउंस हो जाता है, दीवार पर मारोगे तो उधर जाएगा, तो लाइट बाउंस हुआ। तो बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस या एट ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये 8वां क्लास में सब पढ़ चुके हैं। द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और पॉलिश्ड शाइनी सरफेसेस है आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अगर पॉलिश या शाइनी, एकदम पॉलिश किया हुआ है, चिकना सतह है, शाइनी है, चमकदार है, पॉलिश किया हुआ है, तो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। डल सरफेसेस आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के नियम का, रिफ्लेक्शन का क्या नियम है? Laws of reflection of light. Laws of reflection of light. रिफ्लेक्शन के, लाइट के रिफ्लेक्शन का नियम, 2 नियम। लाइट रिफ्लेक्शन का 2 नियम है। पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और जो किसी सतह से टकरा के लौटा, बाउंस ऑफ हो गया, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर लाइट गिरा और जहां से रिफ्लेक्ट हो गया, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया नॉर्मल, परपेंडिकुलर सतह के परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया, इसको कहेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहां पर नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होते हैं। रिफ्लेक्शन का पहला नियम है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे
and the normal at the point of incidence lie in the same plane. ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। अथवा क्लास में पढ़ाया हुआ तो बढ़िया से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कहां पर नॉर्मल? यहां पर नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane। और रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से सूचित किया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से सूचित किया जाता है। तो दूसरा नियम है आई बराबर आर। को पहला दूसरा कर सकते हो, इसको पहला कर सकते हो, इसको दूसरा कर सकते हो। इंसिडेंस रे इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर। तो रिफ्लेक्शन का दो नियम हो गया। पहला नियम हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। जैसे देखो एक बार और देख, जैसे मान लो कि ओपेक सरफेस है, ठीक है, लाइट यहां आया ऑब्लिकली आया, तो यहां ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया यहां पर नॉर्मल। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल, एन से सूचित कर दिया नॉर्मल। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर। पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक प्लेन में होते हैं। और दूसरा है कि आई बराबर आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का दो नियम है। तीनों एक प्लेन में होते हैं। जैसे मान लो कि ये इंसिडेंट रे, आई है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल यहां पर है बीच में, तीनों एक प्लेन में होगा। ऐसे ये भी नॉर्मल हाथ से सट के जाएगा, तीनों एक प्लेन में होगा। ऐसा नहीं होगा यहां नॉर्मल होगा और ऐसे भागेगा, ऐसे, और नॉर्मल है ऐसे, ऐसा नहीं, तीनों एक प्लेन में। अगर ऐसा नॉर्मल हो गया तो इसका प्लेन अलग हो गया, इसका प्लेन अलग हो गया, इसका प्लेन अलग हो गया, तीनों का प्लेन अलग हो गया। इससे ऐसे आएगा तो नॉर्मल ऐसे रहेगा और ऐसे भागेगा, एक प्लेन में होगा। रिफ्लेक्शन का दो नियम था। अब सुनिए, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली आ रहा है, ये सतह है, ऑब्लिकली नहीं आ रहा है, पीछा नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नॉर्मल पर ही आ रहा है, नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रहा है। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइट आ रही है ऐसे, तो नॉर्मल से 0 डिग्री बना के आ रहा है, तो नॉर्मल से 0 डिग्री बना के लौटेगा, मतलब लौटेगा भी ऐसे, ऐसे आएगा, ऐसे लौटेगा, ऐसे आएगा, ऐसे लौटेगा। अगर नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मल से ही लौट जाएगा, तो मुड़ेगा नहीं। अगर ऑब्लिकली आ रहा है तो मुड़ जाएगा ऐसे, ई कोण बराबर ई कोण। अगर ऐसे आ रहा है तो चला जाएगा ऐसे, ई कोण बराबर ई कोण, इस तरह से। A ray of light which is incident normally on an opaque surface is reflected back along the same path, because in this case the angle of incidence as well as the angle of reflection are both 0. दोनों 0 डिग्री बना के आ रहा है नॉर्मल से, इसलिए वो सीधे लौट जाएगा। इस सतह है ऐसे आ रहा है, ऐसे आ जाता ना भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना डिग्री बनता नॉर्मल से। ये नॉर्मल था, एंगल आईए था इंसिडेंट में, दोनों के बीच कोण बनता। अब ये रे आ रहा है इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में, यानी नॉर्मल से इंसिडेंट रे 0 डिग्री कोण बना के आ रहा है, तो 0 डिग्री कोण बना के भागेगा। जैसे आ रहा है वैसे रिटर्न हो जाएगा। अगर नॉर्मली आ रहा है तो
अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज ए थीन फ्लैट एंड अ स्मूथ शीट ऑफ ग्लास। एक ग्लास का सर शीट 90 है। डिग्री पे आएगा तो अरे यही है, देख ये सतह है, सतह है, रे आ रही है ऐसे 90 की बना क्या रहा है ना, तो रे ऐसे आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही हुआ, और नॉर्मल भी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यही हुआ। नॉर्मल भी वही हो गया, जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आ रही है, तो नॉर्मल के साथ 10 डिग्री कोण बना क्या रहा है। अगर मान लो कि देखो, अगर इस सतह है, आई यहाँ पर लाइट ऐसे आ रहा है, नॉर्मल ई है, इतना डिग्री कोण बना के आ रहा है, इतने डिग्री कोण बना के इधर भागेगा। लेकिन अगर नॉर्मली रे आ रहा है, जैसे देख ये नॉर्मल है, रे आ रहा है ऐसे, कितना डिग्री कोण बना के आ रहा है, इतने डिग्री कोण बना के भागेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली रे आ रहा है, रे आ रहा है परपेंडिकुलर, तो कोई हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही हो गया नॉर्मल, यहाँ पर यही नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री कोण बना के आया ना, तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री कोण बना के भागेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 0 डिग्री होगा, इसलिए इसी डायरेक्शन में भागेगा, यानी जैसे आया था वैसे बैक हो जाएगा अगर नॉर्मली आ रहा है तो। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? एक पतला फ्लैट चौरस एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास है, having a shining coating of silver metal on one side। इसके एक साइड में सिल्वर मेटल का कोटिंग है। ये वो ग्लास का टुकड़ा है, थीन फ्लैट स्मूथ ग्लास का टुकड़ा, ग्लास तो स्मूथ होता ही है, उसके एक साइड में सिल्वर का कोटिंग है या एल्युमिनियम का कोटिंग। सिल्वर का कोटिंग ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ होता है उसका कोटिंग। जितने स्मूथ सरफेस रहेगा उतने अच्छा रिफ्लेक्शन होगा और उतने अच्छा इमेज बनेगा। इधर सिल्वर का कोटिंग, अगर तो सस्ता मिरर है तो एल्युमिनियम का कोटिंग प्रयोग होता है, ठीक है। इस साइड में ऊपर से पेंट कर दिया जाता है कोटिंग को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हुआ, कोटिंग की तरफ नहीं हुआ, ये तो ओपेक सरफेस बन गया, इधर से लाइट आएगा ग्लास की तरफ से, कोटिंग की तरफ से नहीं, कोटिंग पीछे में है, ठीक है। जैसे देखो ये आपको ग्लास का टुकड़ा है जो हम बड़ा बना देते हैं, पतला के जगह समझाने के लिए मोटा बना दिया। ये ग्लास का टुकड़ा है और सिल्वर का कोटिंग यहाँ पर है, सिल्वर का कोटिंग यहाँ पर है और ऊपर से पेंट मार दिया, रेड पेंट जनरली मार दिया पेंट। इससे क्या होगा कि कोटिंग की बचाव होगी। अगर अगर रगड़ खाएगा तो कोटिंग की पेंट ही घिसेगा, आपको सिल्वर का लेयर बचा रहेगा। अच्छा, अल्लाह रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ हुआ, इस तरफ नहीं, इस तरफ हुआ। अब लाइट अगर आएगी तो सीधे क्रॉस करेगी अंदर, थोड़ा सा मुड़ के रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा, डायरेक्ट सीधा नहीं आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेंड करेगा नॉर्मल की ओर, ऐसे बेंड करेगा और फिर यहाँ से सिल्वर के सरफेस से टकरा कर ऐसे भागेगा और यहाँ भी थोड़ा सा निकलते वक्त नॉर्मल से थोड़ा सीधा ना निकल के थोड़ा सा बेंड करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं दिखाएंगे बार बार, हम लोग सीधे यहाँ से लाइट लाएंगे, यहाँ से लाइट लाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देंगे। लेकिन असली रिफ्लेक्शन सिल्वर लेयर से होगा, अंदर ग्लास में इंटर करेगा लाइट, इस प्रकार से सिल्वर लेयर से उसका रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास के अंदर चला जाएगा लाइट, यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ग्लास का टुकड़ा है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसे होगा? यहाँ से रिफ्लेक्शन तो हो नहीं पाएगा, काहे कि तो ग्लास के अंदर चला जाएगा। सिल्वर का लेयर दूसरी साइड में मिलेगा, सिल्वर का लेयर तो अंदर जा करके सिल्वर के लेयर ओपन हो गया, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इसे आएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं दर्शाएंगे, हम लोग मिरर को ऐसे दर्शा देंगे कि मिरर है कि कोटिंग है, लाइट ऐसे आया ऐसे चला गया, ये नॉर्मल है। ये था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज a thin, flat and a smooth sheet of glass having a shining coating of silver metal or on one side
Silver coating is protected by a paint, red paint. Silver metal is one of the best reflectors of light. Silver metal is one of the best reflector of light. Silver metal is one of the best reflector of light. लाइट के बेस्ट रिफ्लेक्टर में से एक है सिल्वर भी. These days, coating of aluminum metal is done at the back of glass instead of silver coating to make a plain mirror. इन दिनों अल्युमिनियम का कोटिंग भी किया जाता है सिल्वर की जगह पर, बिकॉज अल्युमिनियम इज चीपर देन सिल्वर, क्योंकि अल्युमिनियम सिल्वर से सस्ता होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे, स्टॉप कर रहे हैं. कहां तक हुआ था? हम्म 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, 1815 जब बीत गया तो एक नए तरह के रूढ़िवाद की शुरुआत हुई. रूढ़िवादी आप विचारधारा के बारे में जानते होंगे, 9th क्लास में भी हम आपको पढ़ाए होंगे. पुरानी विचारधारा यानी जो अतीत से प्रभावित है. कुछ आप घर पर भी महसूस करते होंगे, अगर दादी होगी तो वो कुछ कुछ ऐसी बातें बोलती होंगी जो आपको लगता होगा कि आज के जमाने में इसका कोई महत्व नहीं. वो सब पौराणिक विचारधारा है. रूढ़िवादियों का भी कुछ ऐसा ही मानना था. उनके नजरिए में देश कैसा हो, देश का विकास कैसे होगा, इन चीजों के बारे में यहाँ पर आपको जानने का मौका मिलेगा. देखिए, कहता है कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में हारा था, तब यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी भावनाओं से प्रेरित थी. यानी यूरोप की जितनी भी सरकारें थी, उन सरकारों में रूढ़िवादी भावनाएं कूट कूट कर भरी थी. रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना. इन रूढ़िवादियों का मानना था कि राजतंत्र बरकरार हो, जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है, जाति आधारित, धर्म आधारित जो भी भेदभाव है वो बरकरार रहना चाहिए. ठीक है. उसके बाद इनका यह भी मानना था कि संपत्ति और परिवार इसको सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है. जर्मनी में आपने सुना होगा कि जर्मन महिलाएं अगर किसी दूसरे वो क्या बताता है यहूदियों से विवाह कर लेती थी तो उनका सर कलम करके, मतलब वो सरगंजा करके उनको घुमाया जाता था खाली खोद के. यानी इनका भी कहना था कि परिवार की मान मर्यादा प्रतिष्ठा बची रहे. ठीक है. संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया जाए. इस तरह के विचारों को मतलब समेटते हुए वो लोग एक नए तरह के राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं. कहता है फिर भी अधिकतर अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते. 1815 के बाद 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 18
बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि क्रांति के पहले वाला जो युग था वो वापस लौट आए। क्योंकि क्रांति के पहले की जो युग था, क्रांति के पहले का जो भी युग था, जो अत्याचार का युग था, उसमें वो वापस नहीं लौटना चाहते थे। क्योंकि उस दौरान राजतंत्र था। राजतंत्र में जो व्यवस्थाएं या जो प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी थी, वो वापस उस प्रताड़ना को झेलने में सक्षम नहीं थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे, रूढ़िवादी होते हुए भी, कि क्रांति के पहले का जो देश था या जैसा देश क्रांति के पहले था वैसा ही देश मेरा अब बने। कहता है कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। अगर हम आधुनिकीकरण करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं, तो जो राजतंत्र होगा वो और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो राज्य की ताकत होगी वो ज्यादा कारगर होगी, ज्यादा सक्षम होगी, है ना, और साथ ही साथ ये मजबूत भी हो जाएगी। यानी अगर राज्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आधुनिकीकरण की शुरुआत करनी है। बिना आधुनिकीकरण के हम राष्ट्र को मजबूत नहीं बना सकते। कहते हैं कि एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते। कोई भी राजा तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उसकी सेना कुशल है। विशाल सेना रखने से कोई मतलब नहीं है। विशाल सेना है लेकिन अगर वो कुशल नहीं है तब इसका फायदा उस राज्य के राजा को नहीं मिल पाएगा। अगर सैनिकों की संख्या कम है और वो कुशल सैनिक है तब राजा को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। वो चाहते थे कि विशाल हो और साथ ही साथ आधुनिक सेना, मॉडर्नाइज हो, नए तकनीकों का इस्तेमाल करें। उसके बाद कुशल नौकरशाही, नौकरशाही मतलब जो राजा वगैरह होता है, ठीक है, नौकरों पर शासन करने वाला, वो कुशल हो, जनता को किस तरह से समेट कर रखा जाता है उसकी उसको जानकारी हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, अपनी शान और शौकत बनाए रखने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सामंतवाद यानी जो जमींदारी प्रथा टाइप की थी वो भी बरकरार रहना जरूरी है। साथ ही साथ भूदासत्व की समाप्ति, जो भूदास वाला व्यवस्था चल रहा है उसको अगर हम समाप्त कर देते हैं तो यूरोप के जो निरंकुश राजा हैं उनको और शक्ति मिल जाएगी। भूदासत्व की समाप्ति होगी तो जितना भूदास था पहले तो राजा का गुलाम हो जाएगा। ऐसे मतलब इच्छा से होगा, पहले क्या था, अनिच्छा से, उसकी मर्जी नहीं थी फिर भी वो गुलाम था, सपोर्ट तो नहीं करता था। लेकिन अगर भूदासत्व की समाप्ति कर देते हैं तो वह जो भूदास होगा वो अपनी इच्छा से राजा का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। तो ये करके यूरोप को और मजबूत बनाया जा सकता था, ऐसी सोच थी। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। यानी सोच लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए 4 शक्तियों को मिलना पड़ा था। कौन कौन था? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलकर किसको हराए थे? ये हराए थे नेपोलियन बोनापार्ट। अब जैसे 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो जो भी हिस्सा आएगा तो चारों में क्या हो, 4 राष्ट्र मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराए तो जो भी कब्जा करेंगे नेपोलियन के क्षेत्र पर तो उसको 4 भागों में बांटेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। देखिए, कहता है कि इन्होंने एक मीटिंग रखी वियना, एक क्षेत्र है वियना में, वहां पर इन्होंने एक संधि की मीटिंग की, उसको वियना संधि के नाम से जानते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना। कहता है कि इसकी जो मेजबानी थी, मतलब जो होस्ट था, होस्ट बना ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना, ड्यूक मैटरनिक। याद है एक बार हम बताए होंगे इसी चैप्टर के शुरुआत में कि ड्यूक मैटरनिक ने यह कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है। ये वही ड्यूक मैटरनिक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। दूसरी चीज उसने और एक कही कि जो ज्यूसेपे मैत्सिनी है वह समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्यूसेपे मैत्सिनी को इसने समाज का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। ज्यूसेपे मैत्सिनी के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, कौन था ज्यूसेपे मैत्सिनी, उसके क्या योगदान थे, उसके बारे में हम आगे जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर इसका जो होस्टिंग था वो होस्टिंग किया था किसने?
ड्यूक मैटरनिक, कहता है कि ये वियना की संधि इसलिए हुई ताकि उन सारे बदलावों को नष्ट किया जा सके जो नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के दौरान लागू हुआ था। वियना की संधि का मुख्य उद्देश्य यही था कि उन सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन बोनापार्ट अपने शासन व्यवस्था में लागू किया। कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में फिर से बहाल किया। एक बर्बन डायनेस्टी, ये क्या हुआ था, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के समय बर्खास्त कर दिया गया। जब वापस से नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया तो जो हटाया गया था ये बर्बन डायनेस्टी, उसको वापस से क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। यानी ये जो बर्बन डायनेस्टी था या राजवंश, उसको दोबारा सत्ता में लाया गया। कहता है कि फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उन्होंने नेपोलियन के अधीन किया। जितना एरिया कब्जा हुआ था फ्रांस का नेपोलियन के दौरान, नेपोलियन बोनापार्ट ने जितना कब्जा किया था, वो सारे कब्जे जो थे इसके हाथ से निकल गए, फ्रांस के हाथ से निकल गए। फ्रांस की सीमा पर कई राज्यों का गठन कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। जैसे एक क्षेत्र है, क्षेत्र की कुछ सीमा है, उस सीमा के चारों ओर अगर नए नए राष्ट्र बसा दिए जाए तो क्या फिर उस क्षेत्र का विस्तार हो सकता है? ऐसे समझिए, जब हम कहीं खेत में जमीन खरीदते हैं, मतलब बड़ा सा प्लॉट होता है, चारों तरफ खेती खेत होता है, बीच में हम जमीन खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि उसमें बाउंड्री कर देते हैं, क्योंकि कौन जानता है कि हम ना रहें और बगल वाला नाप के मेरे वाले जमीन में बाउंड्री उठा लेंगे। इसलिए उस समस्या से बचने के लिए हम लोग बाउंड्री उठा लेते हैं कि ये मेरा जमीन है, ये हम अपनी सीमा घेर चुके हैं, अब इस सीमा के बाहर जिसको जो करना है करते हैं। वैसा ही काम यहां पर भी किया। ये जो चार राष्ट्र थे, इन्होंने मिलकर फ्रांस की सीमा के चारों ओर नए नए राज्यों का गठन कर दिया ताकि भविष्य में फ्रांस जो था वो सीमा का विस्तार न कर सके। कहता है कि अतः उत्तर में नीदरलैंड, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड स्थापित कर दिया गया। उसमें बेल्जियम भी था, नीदरलैंड और बेल्जियम उसके उत्तर में चला गया। हाँ, उसके बाद दक्षिण में पीडमोंट और जेनेवा, इसके दक्षिण में पीडमोंट था और जेनेवा था। प्रशा को पश्चिम सीमाओं पर स्थापित कर दिया, जो प्रशा था उसको पश्चिम सीमा पर स्थापित कर दिया, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी भाग में स्थापित कर दिया गया, यानी चारों तरफ से फ्रांस को सील कर दिया गया कि भविष्य में तुम विस्तार न कर सको। कहता है कि नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको बरकरार रखा। जो 39 राज्यों का इन्होंने महासंघ बनाया था उसको बरकरार रखा गया और बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं थी उन सारी व्यवस्थाओं को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। कहता है कि पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सबका मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता वापस से बहाल करना जिसको उखाड़ फेंका गया। इसकी सीमाओं पर नए नए राज्यों का गठन इस बात का संदेश देता था कि जो जो वंश उखाड़े गए हैं, जो जो राजतंत्र उखाड़े गए हैं नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के दौरान, उसको वापस से क्या किया जाए, बहाल किया जाए। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी एक लक्ष्य। यूरोप में एक नया रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हो, इस बात की उम्मीद करते हुए भी ये सब नए नियम कानून को क्या कर रहे थे, लागू कर रहे थे और नेपोलियन के कानूनों को ये बर्खास्त कर रहे थे। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। जो भी रूढ़िवादी व्यवस्था थी वो निरंकुश थी, अत्याचारी थी। ये जो थी जनता पर अत्याचार करती। कहता है कि वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन रूढ़िवादियों को ना तो अपनी आलोचना बर्दाश्त थी और ना ही किसी तरह की असहमति। ये असहमत नहीं होना चाहते थे, ये चाहते थे कि जो हम बोले लोग उसे माने, उस चीज से सहमत हो और हमारी आलोचना भी ना। कहता है कि और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाते, जो भी सरकार के कामकाजों पर सवाल उठाती थी
उन विद्रोहों को या उन आंदोलनों या उन आवाजों को दबा दिया गया, कईयों को हमेशा के लिए दबा दिया गया कि वापस से ये फिर आवाज ना उठा सके। ज्यादातर सरकारों में सेंसरशिप के नियम है। सेंसरशिप का मतलब समझते हैं, किसी भी तरह के खबर प्रकाशित करने से पहले आपको राजा की अनुमति लेनी होगी, या किसी भी तरह के कार्यक्रम प्रसारित करने से पहले आपको राजा की अनुमति लेनी होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसरशिप। तो सेंसरशिप लगाया गया कि कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। कहता है कि सेंसरशिप के नियम का उद्देश्य था अखबार, किताब, नाटक, गीत में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार जन्म, यानी आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जिससे स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार जन्म। आपको अगर इच्छा भी है तो उन इच्छाओं को दबाकर रखें। जैसे ही आप प्रकट करने की कोशिश करेंगे तो सेंसरशिप के नियम कानून के अनुसार आप दंड के भागी बन जाएंगे। कहता है कि लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही है। एक बार जो इंसान आजाद हो जाएगा दोबारा वो गुलामी का जीवन जीना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कितना भी दबाने का कोशिश किया गया ये लोग माने नहीं। वक्त दर वक्त कभी ना कभी ये जो क्रांति थी या जो आंदोलन था या जो मुक्ति के विचार थे वो लोगों के कानों में साफ झलक जाते थे या वो बाहर भी निकलकर चले आते थे। कहता है कि नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। देखिए आज सरकार तक हम अपनी आवाज पहुंचाने का एक ही माध्यम है, प्रेस। सरकार को भी अगर कुछ बताना होता है जनता को तो वो भी एक ही का सहारा लेती है, प्रेस। अगर उसी पर बैन लग जाए तब तो फिर समझ लीजिए कि काम हो गया। जनता का संवाद जो है अपने नेता से खत्म हो जाएगा। जनता संवाद ही नहीं करता। हुआ ये भी, जनता की जो डिमांड थी वो ये डिमांड थी कि हर हाल में प्रेस को आजाद ताकि हम अपने विचारों को प्रकट कर सके, सरकार की नीतियों का जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध कर सके। इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि प्रेस को आजाद कर दिया जाए। कहता है क्रांति का रूढ़िवादियों से लड़ने के लिए किसी न किसी एक समूह की तो जरूरत पड़ेगी, और जो समूह उभरे रूढ़िवादियों से लड़ने के लिए वो समूह जाने गए क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों का उद्देश्य था देश को मुक्ति दिलाना, देश को आजादी दिलाना। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। लोगों को डर लगने लगा। डर इस बात का लगने लगा कि अगर हम आंदोलन करते हैं, ठीक है, अगर हम आंदोलन करते हैं तो हमारे आंदोलनों को दबा दिया जाएगा और साथ ही साथ, है ना, हमें मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। इस डर से भूमिगत मतलब छिप गए, सामने नहीं आने लगे, डर के मारे वो कहीं दूसरी जगह भाग गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन। समस्या थी कि इससे निपटा कैसे, क्योंकि गुलाम तो ज्यादा दिन रह नहीं सकते। तो निपटने के लिए, उनसे लड़ने के लिए गुप्त संगठन स्थापित किए, छिप छिप कर। सरकार की नजर में कोई संगठन नहीं है लेकिन संगठन काम कर रहा है। वैसे कई संगठनों का निर्माण, प्रशिक्षण दिया गया। कहता है कि उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की। अगर आप क्रांतिकारी हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप वियना की संधि के समय जो कानून लागू हुआ है उसका आप विरोध कर रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इसीलिए क्रांति के दौर में आए हैं या क्रांति में आप इसीलिए उतरे हैं ताकि आप पुरानी नीतियों को फिर से बहाल कर सकें, रूढ़िवादियों को उखाड़ के उनके बनाए गए नियमों को आप ध्वस्त कर सके। सिर्फ इसीलिए आप क्रांतिकारी, यानी आपके होने का मतलब सिर्फ ये। कहता है साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना
और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। नहीं लाइव तरवे टूट गया था भाई, गिर गया है ये फॉलोअर के पास फॉलोअर है फॉलोअर से फॉलोअर देखिए अगला सवाल फिर यहाँ से 3 बार अरे देखा हम प्लीज में करा हूं इसे पेपर में डालना आप देखो कहता है स्वतंत्रता की मुक्ति के लिए स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी के लिए जरूरी है। अगर आप आजादी चाहते हैं मरने के लिए तैयार होना होगा। भारत में मरे ना लोग, जान की कुर्बानी दे दी ना, तोप के मुंह पे लोगों को बांध के उड़ा दिया जाता था, चिथड़ा हो जाता था उनके शरीर का। ऐसे थोड़ी आजादी मिली है जो आज हम लोग जैसे बोलते हैं आजादी मिल गई देश को 15 अगस्त 1947 को, वैसे मिली है। जो कुर्बानियां लोगों ने दी है देश की, उसके बारे में आप जरा सोचिएगा, तब आपको एहसास होगा कि आजादी कैसे मिली है। तो यहां पर भी वही चीज बता रहा है कि अगर आप क्रांतिकारी हैं तो इसका मतलब आपको जान हथेली पर लेकर चलना है। कब मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। आपको इस बात का भी दिमाग में आपको इस बात को बैठा लेना है दिमाग में कि हम लड़ रहे हैं तो आजादी के लिए, इसके लिए चाहे हमें जानी हमारी जानी क्यों न चली। कहता है ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति था, देखिए यहाँ पर
एक आध 2 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा जूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में, एकदम 100% गारंटी है कि इसमें से एक आध नंबर का क्वेश्चन बिट करना ही करना। नाम है जूसेप्पे मैत्सिनी, इटली का है। जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ। 1807 में जूसेप्पे मैत्सिनी का जन्म जिनेवा में हुआ। कहता है कि कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बना। एक गुप्त संगठन था, उसका सदस्य मात्र बना। संगठन का नाम क्या था? कार्बोनारी। कार्बोनारी का सदस्य बना और 24 साल का ही ये हुआ था तो इसको लिगुरिया में क्रांति करने के जुर्म में देश निकाला का सजा दे दिया। बोला कि देश से निकल जाओ नहीं तो मार देंगे। 24 वर्ष की आयु में इसको देश से निकाल दिया। अब इसको बहुत बुरा लगा। जब बुरा लगा तो इसने 2 गुप्त संगठन का निर्माण खुद कर लिया, यंग इटली और यंग यूरोप। 2 गुप्त संगठन खुद बनाया, उसका मालिक खुद बन बैठा। कहता है मार्सेई में बनाया यंग इटली और बर्न में बनाया यंग यूरोप। इसके सदस्य कौन थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचारधारा रखने वाले युवा, जो युवा लोग थे वही लोग इसके क्या बन गए? सदस्य बन गए, एकदम सेम विचारधारा बने। कहता है मैत्सिनी को विश्वास था, मैत्सिनी जूसेप्पे मैत्सिनी को इस बात का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई है। ये मनुष्य ही है जिससे राष्ट्र है, तो इनके साथ भेदभाव क्यों? इन पर जुल्म क्यों? इन पर शासन क्यों? सब लोग इसकी इकाई है। आदमी है तो राष्ट्र है, आदमी नहीं रहेगा तो राष्ट्र किससे रहेगा? तो फिर आदमी आदमी पर शासन क्यों कर रहा है? ये शासन नहीं होना चाहिए, किसी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये ईश्वर की मर्जी। आप मनमर्जी नहीं कर सकते, किसी भी जनता पर अत्याचार नहीं कर सकते। आप राजा हैं तो आप अपने राज्य की चिंता करिए, लोगों के कल्याण के लिए सोचिए, ना कि उनके अत्याचार पर, उन पर अत्याचार करिए। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकती। इटली कई भागों में बटा था, कई भागों में बटा था, इन द सेंस 7 भागों में बटा था। 7 राज्यों में इटली को बांटा गया। तो कहा गया कि कहां बांट रहे हो? इटली इतना छोटा है, इसको बांट के क्यों रहे हो? सबको एक करो, यूनाइट करो इटली को। पूरा इटली एक है, क्यों 7 भाग में अलग अलग शासन कर रहे हो? 7 राजा रखे हुए हो, सबको यूनाइट करो। इसकी ये इच्छा। कहता है कि इसकी इच्छा थी कि उसको हम जोड़ के एकीकृत गणतंत्र बनाए। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। जोड़ दो, इटली एकीकृत हो गया, आजाद हो गए। उसकी इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम कर दिए। जूसेप्पे मैत्सिनी की देखा देखी सब जगह पर गुप्त संगठन कायम हो गए। अंदर ही अंदर लड़ रहा था सरकार से, अंदर ही अंदर उसको ध्वस्त करने की कोशिशें कर रहा था, कई चालें चल रहा था। कहता है कि मैत्सिनी द्वारा प्रजातंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटर लिखने हुए हमारी समाज व्यवस्था का उसे सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया। अभी बताया था कुछ देर पहले, हमारी समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई है तो वो है जूसेप्पे मैत्सिनी। ये ड्यूक मैटर लिखने का, ये तो हरा दिया अपने विचारधारा से। आगे की लड़ाई में ये हार गया था, कम वर्ष की आयु में ही इसकी मौत हो गई थी, है ना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्रांतियों के युग में 1830 से 48 के समय में पढ़ेंगे कि क्या हो रहा था, नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए बबलू सर आगे।